इंडिया अपने गांवों में बसता है। यह बात अक्सर सुनने को मिलती है और यह सच भी है कि बहुत सारे इंडियन लोग गांवों में ही रहते हैं। ये गांव जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, सिर्फ जगह नहीं है, ये इंडियन समाज के छोटे रूप हैं। हर एक की अपनी पहचान, परंपराएं और चुनौतियां हैं। सदियों से इंडिया में गांव का जीवन स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था पर आधारित था। यह व्यवस्था, जो समुदाय की भागीदारी और सामूहिक निर्णय लेने के सिद्धांतों पर आधारित थी, गांव और उसके निवासियों की भलाई सुनिश्चित करती थी। हालांकि अंग्रेजों के आने से इस पारंपरिक व्यवस्था में बाधा आई। अंग्रेजी प्रशासन अपने केंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ अक्सर स्थानीय शासन के महत्व की अनदेखी करता था। इससे पारंपरिक ग्राम संस्थाओं की स्वायत्तता और प्रभावशीलता में गिरावट आई। स्वतंत्रता के बाद के युग में इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में नए सिरे से रुचि देखी गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें विकास की प्रक्रिया में सीधे शामिल करना था। पंचायती राज का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय इतिहास में हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए सौंपी गई ग्राम परिषदों के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक काल के दौरान सभा और समिति के रूप में जानी जाने वाली ग्राम सभाओं ने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के विभिन्न वर्गों के सम्मानित बुजुर्गों और प्रतिनिधियों वाली इन निकायों ने भूमि, जल, विवादों और संपूर्ण ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर निर्णय लिए। मुगल काल में ग्राम स्तर पर शासन जारी रहा, जिसमें ग्राम प्रधान शासकों और शासित लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। हालांकि अंग्रेजी शासन के दौरान इस प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि केंद्रीकृत प्रशासन को प्राथमिकता दी जाने लगी। स्वतंत्रता के बाद के दौर में इस प्राचीन व्यवस्था का पुनरुद्धार हुआ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन के महत्व को पहचाना। उन्होंने इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक मौलिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। आधुनिक भारत में जिस पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, वह एक त्रिस्तरीय संरचना है, जो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर काम करती है। यह संरचना शासन के लिए एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, जो स्थानीय विशिष्टता और व्यापक समन्वय दोनों की अनुमति देती है। इस पिरामिड के आधार पर ग्राम पंचायत है, जो इस प्रणाली की आधारशिला है। ग्राम पंचायत एक गांव या गांवों के समूह की विधायी संस्था होती है। इसमें पंच या वार्ड सदस्य कहलाते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। सरपंच पंचों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति है, जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति का गठन करते हैं। संरचना के शीर्ष पर जिला परिषद है, जो जिला स्तर पर कार्य करती है। जिला परिषद जिले के भीतर सभी पंचायत समितियों की गतिविधियों का समन्वय करती है। यह राज्य सरकार और पंचायतों के बीच एक सेतु का काम करती है। पंचायती राज संस्थाओं (PRAS) को ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। शासन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए ये जिम्मेदारियां 3 स्तरों के बीच वितरित की जाती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें स्वच्छता और स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और गांव की सड़कों और बुनियादी ढांचे का रखरखाव शामिल है। ग्राम पंचायत कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने, छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और गांव के भीतर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। जिला परिषद जिले के भीतर सभी पंचायत समितियों की गतिविधियों का समन्वय करती है और विकास के लिए आवंटित संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है। भाग 5, भागीदारी के माध्यम से सशक्तिकरण, जमीनी स्तर की आवाजें।
पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक हाशिए पर रहने वाले समुदायों, खासकर महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का सशक्तिकरण रहा है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ने व्यवस्था के तीनों स्तरों में इन समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण को भी अनिवार्य कर दिया। इस आरक्षण नीति ने न केवल स्थानीय शासन में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है, बल्कि उन्हें अपनी चिंताओं को उठाने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक आवाज और एक मंच भी दिया है, जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। आरक्षण नीति से इन समुदायों के बीच उनके अधिकारों और हक के प्रति अधिक जागरूकता भी आई है। महिलाएं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पीछे धकेल दिया जाता था, अब नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रही हैं, ग्राम पंचायतों का नेतृत्व कर रही हैं और ग्राम विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की उपस्थिति से पंचायतों की प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया है। स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल कल्याण जैसे मुद्दे, जिनकी अक्सर अतीत में उपेक्षा की जाती थी, अब अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भाग 6, चुनौतियां और अवसर, आगे का रास्ता तय करना। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। व्यवस्था के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और ग्रामीण विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान महत्वपूर्ण है। प्रमुख चुनौतियों में से एक है पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी और धन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भरता। यह वित्तीय निर्भरता अक्सर पंचायतों की स्वायत्तता को सीमित करती है और स्वतंत्र रूप से विकास परियोजनाओं को शुरू करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करती है। एक और चुनौती है निर्वाचित प्रतिनिधियों, खासकर निचले स्तर पर क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी। यह अक्सर उनके कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने, विकास कार्यक्रमों को लागू करने और स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। स्थानीय शक्ति संरचनाओं और पारंपरिक पदानुक्रमों का प्रभाव अक्सर समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिन्हें पंचायती राज व्यवस्था बनाए रखना चाहती है। यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बहिष्कार का कारण बन सकता है और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। भाग 7, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, एक सहजीवी संबंध। पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास एक सहजीवी संबंध साझा करते हैं, जहां पंचायतें विकास कार्यक्रमों को लागू करने और ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं ग्रामीण विकास बदले में पंचायतों को मजबूत करता है और उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाता है। पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में अपने घनिष्ठ ज्ञान के साथ उन विकास परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं, जो समुदाय के लिए प्रासंगिक और फायदेमंद हैं। वे सरकार और लोगों के बीच एक सेतु का काम करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। ग्रामीण विकास की पहल की सफलता काफी हद तक स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी और सहयोग पर निर्भर करती है। पंचायतें समुदाय को संगठित करने, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार कर सकती है। भाग 8, निष्कर्ष, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बनाए रखना। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर देने के साथ जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर और उन्हें उनके शासन में आवाज देकर यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। चुनौतियों के बावजूद पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण भारत को बदलने की अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और पंचायतों की क्षमता को मजबूत करके भारत समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए इस अनूठी प्रणाली का लाभ उठा सकता है।
यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति का फल देश के हर कोने तक पहुंचे। पंचायती राज की यात्रा लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और लोगों की भागीदारी की शक्ति में उसके स्थायी विश्वास का प्रमाण है।